Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel Isaac Belgi for GK. So now in this video we will discuss about the second lesson of SSLC. SSLC का दूसरा लेसन जो जीपीएस टीआर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एचएसटीआर के लिए, द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी हुकूमत की तोसी किस तरह से हुई। तो ऑलरेडी हमने पिछले वाले पार्ट में कार्नाटिक वार्स, बक्सार की जंग, प्लासी की जंग को हमने पढ़ा है। तो इस तरह से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब बचा था पूरा हिंदुस्तान को कब्जा करना। तो किस तरह से कब्जा किए और किस तरह से हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत को फैलाए गए बोल के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज की सूचना या इंस्ट्रक्शंस आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ रुख करेंगे, द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो हिंदुस्तान के अंदर पिछले जो लेसन था उस लेसन में देखने के हिसाब से बंगाल के अंदर प्लासी और बक्सार की जंग करके बंगाल का रीजन ब्रिटिश के अंडर में आ गया। प्लासी और बक्सार की जंग करके कार्नाटिक और हैदराबाद का जो प्लेस था, यहाँ पे कार्नाटिक की जंगें करके ये भी इलाका इनके प्लेस में आया। अब बचा कुचा हिस्सा था, यहाँ पे एक हिस्सा था पंजाब, ठीक है, दूसरा हिस्सा था आपका मैसूरू। कौन सा स्टेट था? या तो मैसूर, तो मैसूर स्टेट था। और तीसरा स्टेट था यहाँ पे मराठा। कौन सा था? मराठा। तो मराठा, मैसूर और पंजाब, ये तीन प्लेस बाकी या बचे थे ब्रिटिश की नजर में जो स्ट्रांग थे। इसके अलावा बहुत सारे किंग्स थे हमारे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में टोटल आजादी से पहले कुल 562 रियासतें थे आजादी से पहले। तो उसमें बहुत सारे किंग्स कुछ पॉलिसियों को कबूल करके खामोश थे, कुछ लोग उसको अपोज करने जाते हैं तो उनके साथ जंग लड़ना पड़ेगा, और लड़ना पड़ा भी उस टाइम में। आंग्लो बर्मा वार्स भी आते हैं, आंग्लो गोरखा वार्स भी आते हैं, नेक्स्ट आंग्लो अफगान वार्स भी आते हैं। तो लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इधर चलेंगे। तो आंग्लो बर्मा, आंग्लो अफगान पढ़ने से भी अच्छा है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट थे उसको पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है? पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। जैसा ही ब्रिटिश हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत को फैलाने के लिए तीन पॉलिसियों को या तीन उसूलों को इस्तेमाल कर दें। पहला उसूल था सब्सिडेरी अलायंस। तो सब्सिडेरी अलायंस को हमें उर्दू में कहते हैं सब्सिडेरी अलायंस, उर्दू में इसे अहद मुआयनत कहता है। दूसरी पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन से? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हमें मसला अल हक या बाज गश्त कहा जाता है, मसला बाज गश्त, इसको हम कहते हैं। तीसरी जो पॉलिसी थी वो वेजिंग वॉर्स विथ इंडियन किंग्स। तो हम क्या सोचते हैं, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, सब्सिडेरी अलायंस को पहले भी इस्तेमाल करके छोड़ता, लेकिन पहली मर्तबा उसे सिस्टमेटिकली पूरे हिंदुस्तान में लागू करने वाला इंसान कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी पहले से भी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उसे फॉलो करती थी। जैसा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमें पढ़ती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में आया। तो ये बात एग्जैक्ट तौर पर लॉर्ड डलहौजी ने लाया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, बाजगश्त को, मसला अल बाजगश्त को। लेकिन इससे पहले भी ये था, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी इस्तेमाल करता था। कैसा? तो 1824 में दो कित्तूर की रानी चन्नामा थी, 1824 में अपने कित्तूर को बचाने के लिए यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर लड़ते, यही 1824 के अंदर लड़ते। तो मतलब 1848 से पहले की डेट है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉलिसियां थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से भी अप्लाई की हुई थी, पहले से भी लागू की हुई थी, लेकिन इसको एग्जैक्टली स्टार्ट करने वाले जो सब्सिडेरी अलायंस है उसको 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने एग्जैक्ट तौर पर उसे इंट्रोड्यूस किया, उसको स्टार्ट किया, उसको शुरू किया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप से था उसे एग्जैक्टली पूरे हिंदुस्तान में स्टार्ट करने वाला इंसान वो था लॉर्ड डलहौजी। समझ में आ रहा है? वेजिंग विथ वार इंडियन किंग्स तो बहुत हो रहे थे पहले से भी। हिंदुस्तान के लोगों के साथ जंग करना ये उनकी पॉलिसी थी पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेने के लिए।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखो, लॉर्ड इन तीनों पॉलिसी के अंदर सबसे ज्यादा जो योगदान था, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था, वो लॉर्ड वेलेस्ली का था। क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ने पहली मर्तबा ब्रिटिश हुकूमत को फैलाने की कोशिश की, टू एक्सटेंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दिस क्रेडिट गोज टू द लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रीफाउंडर ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। इंडिया का रीफाउंड, इंडिया के अंदर ब्रिटिश सल्तनत का रीफाउंडर कहा जाता। तो जो रॉबर्ट क्लाइव ने इसको स्टार्ट किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने जो ब्रिटिश एम्पायर को बनाना स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी, इसने उसे बहुत अच्छी पोजीशन तक ले गया। उतना क्या काम किया, एक तो सब्सिडियरी अलायंस कबूल, सब्सिडियरी अलायंस स्टार्ट कर रहे। कौन सा सब्सिडियरी अलायंस? ठीक है, वेजिंग विथ वार इंडिया, इंडिया के इंडियन के बहुत सारे किंग्स के साथ जंग भी कर दे। जैसा कि 1799 के अंदर टीपू सुल्तान के साथ जो लड़ने वाला इंसान था वो वेलेस्ली ही था। उसके बाद में सेकेंड आंग्लो मराठा वार के अंदर लड़ने वाला भी यही इंसान था, वेलेस्ली। तो कुछ अच्छे काम करके निकल जाते। तो लॉर्ड ब्रिटिश एम्पायर के लिए, हमारे लिए तो ये लोग मायने नहीं रखते, लेकिन थोड़े बहुत देखना है कि किस तरह से हमको रूल करे, तो हमारा पास जानना जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है, हु फॉरगेट द हिस्ट्री ही नेवर क्रिएट्स द हिस्ट्री। जो इतिहास भूलता है वो इतिहास कभी नहीं बना सकता। बहुत अच्छी बात कह के गया। तो उन हम हमारे लिए इंस्पिरेशन है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो ऐसे लोगों को फॉलो करके निकलेंगे। इन लोगों के लिए पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना है? जो हमारे पास्ट में क्या हुआ था उसको हम पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये क्लियर हुआ। अभी आओ सब्सिडियरी अलायंस। सर सब्सिडियरी अलायंस ये तो पता चला कि 1798 के अंदर वेलेस्ली ने इसको स्टार्ट किया, जिसे हमें अहद मुआयनत कहते हैं। अहद मुआयनत को लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 के अंदर क्या है, स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस किया, शुरू किया। तो कहां पे शुरू किया? पहला स्टेट कौन सा था? सब्सिडियरी अलायंस को कबूल करने वाला पहला स्टेट था हैदराबाद, 1798 के अंदर। तो हैदराबाद के निजाम उस टाइम में निजाम अली, ठीक है, निजाम अली कहने वाले रहते हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं, हैदराबाद, पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था इसके बारे में। 1798 के अंदर हैदराबाद कबूल करते। उसके बाद में मैसूर की जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार है, वो एंग्लो मैसूर वार खत्म होने के बाद में, टीपू सुल्तान के इंतकाल के बाद में 1799 के अंदर मैसूर भी ये अडॉप्ट कर दे। उसके बाद में अवध 1801 के अंदर अवध कबूल कर दे। नेक्स्ट पेशवा, पेशवा 1802 के अंदर बाजीराव सेकंड जो था वो पहले ही कबूल करते कि सेकंड कार्टिक वॉर लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स की मदद मांगते। ये भी हमको पता था। ठीक है, उसके बाद में सिंधियाज हैं, गायकवाड्स हैं, बेरार है, ऑर्काड है। ये सीरियल वाइज याद रखो, सीरियल वाइज। इसीलिए तो लिखा है हमने। बोलने के लिए बहुत कुछ आता है, लेकिन सीरियल वाइज याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में पूछते हैं। ऑप्शन में क्या पूछते हैं, तो इसके अंदर सिस्टमेटिकली सीरियली कौन सा नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन में पूछा जाते हैं आपको। ठीक है, आगे पीछे मत करो। तो सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस जब से बोल रहे हैं सर अहद मुआयनत, अहद मुआयनत, इस हैदराबाद के निजाम भी कबूल किए, तो इसमें है तो क्या? तो इसकी डेफिनेशन है, याद रख लो। इसकी डेफिनेशन क्या है? हु एडॉप्टेड दिस पॉलिसी ही कीप ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट एंड फुलफिल ऑल एक्सपेंसेस ऑफ दैट आर्मी। हिंदुस्तान के बादशाह जो भी इसको कबूल करेंगे, वो अंग्रेजों की फौज का एक हिस्सा अपने दरबार में रखकर उसके अखराजात को भरेंगे। तो यही इस पॉलिसी का डेफिनेशन है। तो इस पॉलिसी के कंडीशंस क्या है? बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो उसमें 6 कंडीशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने कंडीशंस? 6 कंडीशंस। कौन कौन से? सीरियल वाइज जाओ। तुम्हारी डेफिनेशन में ही 2 कंडीशंस है। क्या डेफिनेशन में 2 कंडीशंस है? कीप ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट, if he failed to pay the expenses he can mortgage their land। दोनों कंडीशंस उर्दू में भी बता तुम देखो, लिखो। ब्रिटिश की जो फौज थी उसका एक हिस्सा अपने दरबार में रखना। दूसरा पॉइंट, उनके अखराजात को भरना। अगर अखराजात भरने के काबिल नहीं है तो अपनी जमीन को गिरवी रखा जाएगा ब्रिटिश के अंडर में, ब्रिटिश के कब्जे में। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, ही दे कीप द रेसिडेंट
इन देयर कोर्ट। तो जो भी बादशाह इसको कबूल करेगा अपने दरबार में एक रेसिडेंट ऑफिसर रखेगा। नेक्स्ट, नॉट अटैक ऑन एनी किंग एंड मेड द ट्रीटी विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। अंग्रेजों की मदद के बगैर किसी भी बादशाह के ऊपर हमला हो या किसी भी बादशाह के साथ मुआहिदा करना हो तो इनको परमिशन नहीं है, इनको इजाजत नहीं थी। तो 4 पॉइंट हुए। फिफ्थ पॉइंट क्या है? नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? डोंट शेल्टर द फ्रेंच इन देयर कोर्ट। फ्रांसीसियों को अपने इनके दरबार में पनाह नहीं देना था। लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है? याद रख लो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तुम्हें अगर इतने कंडीशंस मानेंगे, पांचों कंडीशंस मानेंगे, ब्रिटिशर्स तुमको सिक्स्थ कंडीशन की तरफ देगी। क्या? द ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट दैट किंगडम फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स। बाहरी और अंदरूनी हमले से उस रियासत को बचाना ब्रिटिशर्स का मकसद था। हालांकि इनडायरेक्टली वो इनको कमजोर बना रहा। देखो, पहली चीज, खर्चा बाहर का बाहर खर्चा चले जा रहे, उनकी फौज स्ट्रांग हो रहे, ब्रिटिश रेसिडेंट्स को इनके कोर्ट में रख के उनके अंदर के जितने भी राज थे, सीक्रेट थे, पता करने की कोशिश कर। ऊपर से इनके जो दुश्मन थे फ्रांसीसी, उनको उनके दरबार में नहीं रखेंगे तो कोई भी हमारे साथ लड़ने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा। कितना क्लेवर माइंड है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के बादशाह इसको कबूल क्यों कर रहे हैं? याद रखो, जो बादशाह रूल करने के काबिल नहीं रहता वो इसको कबूल करता, या तो मजबूरी के अंदर। चंद ऐसे बादशाह भी हैं जो मजबूरी के अंदर इसको कबूल करते। तो किसी के बारे में उतना बोलना सही भी नहीं है, किसको पता कि उस टाइम में क्या मजबूरी आन पड़ी थी। लेकिन ये कबूल करना भी गलत है। क्यों? हम किसी के साथ, कोई हमको जुल्म करना चाहता है, उसके साथ मजबूती से ठहरना हमारा फर्ज है। उसके अपोजिट में, उसके साथ में नहीं, उसके अपोजिट में। समझ में आ रहा? ये वाला कॉन्सेप्ट है। इसीलिए तो ये लोग ट्राई करते हैं। अभी रहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कौन इंट्रोड्यूस करते? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी कब इंट्रोड्यूस करते? 1848 के अंदर। सर इसका रूल क्या है? चाइल्डलेस। इतना याद रख लो सर, चाइल्डलेस बोले तो, if the Indian king died childless, the adopted son did not have any right to rule the kingdom. अगर कोई बादशाह बच्चों के बिना मर गया, बेटे के बिना मर गया, तो ले पालक बेटे को उस हुकूमत को चलाने की कोई इजाजत नहीं है। इसका रूल था। देखो क्यों ऐसा क्यों करते? लॉर्ड डलहौजी बहुत डेंजरस इंसान थे। लॉर्ड डलहौजी इंडिया को आता है 1846 में। 2 साल बैठकर स्टडी करते हैं कि हिंदुस्तान में जो 562 प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें मैक्सिमम लोगों के बेटे नहीं थे, बेटियां ही थे, बेटे नहीं थे। अब बेटे नहीं है तो इसको एक बहाना मिल गया कि इनको कैप्चर करें। कब ये बादशाह जब तक जिंदा है तो वो डायनेस्टी रहेगी, वो बादशाह मरने के बाद में उसके ऊपर अब खींच लिख छोड़ना। तो इतना डेंजरस इंसान था। कौन सा भी बादशाह मरता के ने पहले हाथ डालता था। इसी तरह हुआ सतारा के अंदर। सतारा का जो किंग था उसके इंतकाल के बाद में उस वहां पे एक ले पालक बेटे को लिया जाते, एक बेटे को अडॉप्ट किया जाता। तो लॉर्ड डलहौजी ने वहां पे जाके क्या कर दे, उनको मार के वो डायनेस्टी को अपने किंगडम के अंडर में कर ले को वो बेटे को क्या कर दे, बर्खास्त कर दे, पावर से नीचे उतार दो। उसके बाद में आते जैतपुर, नॉर्थ से जयपुर, जयपुर बाद में आते जैतपुर, जैतपुर है, संबलपुर, सीरियल वाइज भगतपुर, उदयपुर एंड झांसी, आखिर में नागपुर। नागपुर के अलावा बहुत सारे अभी हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है सीरियल वाइज डेट के साथ। तो इसकी कंडीशन भी पता चल गई। तो ये लोग कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, है ना डायलॉग। कहां से आते हैं ये लोग, कैसे कैसे विचार रखते हैं।
ये लोग कहां से आए थे? इंग्लैंड से आए थे, विचार रखे थे हिंदुस्तान को रूल करने की। तो उस टाइम में हमारा जो डिसइंटीग्रेशन था, हमारी जो इत्तेहाद में कमी थी, उसका फायदा उठा लिए। तो इत्तेहाद की कमी की वजह से ही हमारे पास कितने प्रिंसली स्टेट बने, कितनी रियासतें बने थे? 562 रियासतें बने थे। उसका फायदा उठा दे, फायदा उठा के एकला आके सब्सिडी अलायंस कबूल करने के लिए मजबूर कराते, और दूसरा आगे क्या कर दो? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। तो इसी सब्सिडी अलायंस को कबूल करते वक्त द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, चौथी एंग्लो मैसूर वार में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने टीपू सुल्तान के ऊपर इल्जाम लगा के ये कहते हैं कि तुमको सब्सिडी अलायंस कबूल करना पड़ेगा। तो टीपू सुल्तान ने एक ही जवाब दिया, शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है गीदड़ की 100 साल जिंदगी से। तो इसीलिए लड़ने के लिए याद रखो, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के अंदर एक कॉज है। क्या कॉज है? The Lord Wellesley forced to Tipu Sultan to accept the subsidy alliance, but Tipu Sultan rejected this proposal. तो गुलामी की जिंदगी नहीं जिएंगे सब। तो ये वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा। अभी रहा वेजिंग विथ वार इंडियन किंग्स। अगर तुम सब्सिडी अलायंस कबूल नहीं करेंगे, अगर तुम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कबूल नहीं करेंगे, तो तुमको खाली जाने नहीं देंगे, तुमको हमारा मुकाबला करना पड़ेगा। ये ब्रिटिशर कहते थे, ब्रिटिशर्स का मुकाबला करना पड़ेगा उनको, नहीं तो कबूल करो, नहीं तो जंग को डर के कुछ लोग कबूल कर दे। जंग को नहीं डरने वाले क्या जंग लड़ते। जैसे कि यहाँ पे आगे हैं कौन कौन? मराठा किंगडम इनके साथ लड़ने के लिए तैयार होते, इसीलिए तो आंग्लो मराठा वार्स होते। उसके साथ सिख के लोग लड़ने के लिए तैयार होते, आंग्लो सिख वार्स होते। उसी तरह मैसूर के शेर टीपू सुल्तान है, उन्होंने लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो उनके बीच में आंग्लो मैसूर वार्स होते। समझ में आ रहा है? अभी देखो एंग्लो मराठा वार कब कब हुआ सर? तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है, ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब स्टार्ट होती? 1775 में स्टार्ट होके 1782 को एंड होता। याद रखो, यहाँ बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ये जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार है, वो स्टार्ट होती है 1802 से लेके 1805 तक। थर्ड जो एंग्लो मराठा वार है, वो 1870 में स्टार्ट होके 1818 में एंड होता। मतलब 3 एंग्लो मराठा वार चले हुए हैं। एंग्लो सिख वार 2 हैं। पहली जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार है, वो 1845 से लेके 46 तक चलते, और जो सेकेंड एंग्लो सिख वार है वो 1848 में चलती। मतलब 2 एंग्लो सिख वार्स हैं। नेक्स्ट एंग्लो मैसूर वार्स, 4 एंग्लो मैसूर वार्स हैं। फर्स्ट एंग्लो जो मैसूर वार है, वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 टू 69 तक हैदर अली के साथ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 टू 84। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 टू 92। ओके, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 के अंदर। मतलब इस तरह से, तो ये याद रख लो। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, देखो यहां पे नॉर्मल तुमको बताना क्या चाहता हूं वो सोच लो। फर्स्ट एंग्लो जो मराठा वार चल रहे, उसी टाइम में ब्रिटिशर्स किसके साथ लड़ रहे हैं? मैसूर के साथ लड़ रहे हैं। मतलब मैसूर और मराठा एक होके हमको न मारे। इनको ये भी डर था, ये बहुत डेंजरस लोग थे ब्रिटिशर्स की। अगर सामने वाले के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो उसे कोई भी दूसरा ना मदद करे, इसीलिए वहां पे भी जंग करना और यहां पे भी जंग करना। तो इनकी यूनिटी बनेगी नहीं और इसका फायदा हमको मिलेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमको देखने के लिए मिलता, ठीक है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट जंगे हैं, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर है और फर्स्ट एंग्लो मराठा है, जो सिमिलैरिटी मिलती। सर पहला जो एंग्लो मराठा है, वो सालाबाई ट्रीटी, कौन सी ट्रीटी? सालाबाई ट्रीटी के ऊपर होती है, एंड होते वार। तो दूसरा जो है बेसिन ट्रीटी, कौन सी ट्रीटी? बेसिन ट्रीटी, जिसे मुआहिदा हमें बोलते हैं।
थर्ड नंबर पे आता है जहां पे कोई ट्रीटी नहीं होती क्योंकि पेशवा का पोस्ट कैंसिल किया जाता। मैंने ऑलरेडी बताया इसके बारे में, ठीक है। यहां पे होती है लाहौर ट्रीटी, फर्स्ट एंग्लो सिख वार के अंदर लाहौर की जो लाहौर का मुआहिदा होता है, लेकिन 1848 के अंदर सीधा सिख किंगडम ब्रिटिश के साथ मर्ज किया जाता है, ब्रिटिश के साथ शामिल किया जाता है। फोर्थ एंग्लो मैसूर, यहां पे आओ, फर्स्ट सेकंड, यहां पे एक कोड है आपके लिए, कौन सा? मामा श्री श्री, मामा श्री श्री। तो ऐसा कैसा सर? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार मद्रास ट्रीटी और मुआहिदा, सेकेंड वन मैंगलोर ट्रीटी, नेक्स्ट श्रीरंगपट्टन ट्रीटी थर्ड, एंड श्रीरंगपट्टन ट्रीटी फोर। सर दोनों भी श्रीरंगपट्टन ट्रीटी कैसा क्या होता है? तो पहली बार टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में श्रीरंगपट्टन मुआहिदा होते हैं, तो दूसरी बार मैसूर के वडियाज और अंग्रेज के बीच में ट्रीटी होते है, मुआहिदा होते। तो उस इसी वीडियो के अंदर आंग्लो मराठा वार की क्या सिचुएशंस हैं, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। एंग्लो मराठा वार्स आएंगे, तो एंग्लो मराठा वार फर्स्ट। तो एंग्लो मराठा वार फर्स्ट के कॉजेस क्या हैं, क्या रीजंस क्या थे सर, ऐसा कैसा क्या हुआ बोल को? एक पॉइंट तुम लोग को याद दिला दूं मैं, 1765 के अंदर बक्सार के अंदर इलाहाबाद ट्रीटी होती, ऐसा नॉट? इलाहाबाद ट्रीटी बक्सार जंग के बाद में 1765 के अंदर, यहां पे शाह आलम सेकेंड को मजबूर किया जाते, बक्सार की ट्रीटी में शाह आलम सेकेंड को मजबूर किया जाते, उसके यहाँ से पैसा लूटनी सब कर दे। तो शाह आलम को कैद करके कोरा एंड इलाहाबाद करने के, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद और कोरा के प्लेस को अंग्रेजों को दिया गया था। ये थोड़ा याद रखो, सिचुएशन फिर लिंक होती है यहां पर। उसके बाद में मैसूर के अंदर ऑलरेडी मैसूरू, तो मैसूर के अंदर कौन रहते हैं? हैदर अली रहते हैं, जो हैदर अली है ब्रिटिशर्स के अपोजिट कॉन्सेप्ट में रहता हूं, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये दो याद रखो। अभी सीधा आता हूं मैं, यहां पे मराठा का एक बहुत फेमस पेशवा रहते जिसका नाम माधवराव फर्स्ट। तो माधवराव फर्स्ट इतना याद रखो, माधवराव फर्स्ट हैदर अली का अपोजिट कॉन्सेप्ट में रहते हैं। हैदर अली को एक बार हराए भी रहता, हैदर अली को एक बार शिकस्त भी दिया रहता, लेकिन ये 10th की बुक में तुम लोगों को नहीं दिया, ये फिर भी बेसिक पॉइंट याद रहते। तो मराठास मैसूर को क्यों अपोज करती है सर? आंग्लो मैसूर वार की जंग आते नहीं, तो मराठास अंग्रेजों को मदद क्यों करते? तो मराठास मजबूर रहते अंग्रेजों के साथ मुआहिदा करे रहता, इसीलिए हैदर अली के अपोजिट लड़ते। वैसे भी माधवराव भी एक स्ट्रांग इंसान था, हैदर अली भी स्ट्रांग इंसान थे, दोनों के बीच में झगड़े होना कॉमन है, या तो दोनों के बीच में जंग होना कॉमन है। तो इसको अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है, आसान सा कॉन्सेप्ट है दोनों जने के बीच में। ये दो कॉन्सेप्ट क्यों बताया? माधवराव फर्स्ट अंग्रेजों से जलते रहते, अंग्रेजों को मारने की कोशिश करते रहते माधवराव फर्स्ट, इसीलिए माधवराव फर्स्ट ने मौके का फायदा उठा के शाह आलम सेकेंड को अंग्रेज की गिरफ्त से आजाद कराते। क्या कराते? इंडिपेंडेंस। क्या कराते? इंडिपेंडेंस। चलो साहब तुमको मैं आजाद करा रहा हूं, शाह आलम सेकेंड। यहाँ पे कौन सा हिंदू मुस्लिम का मामला देखो, तो हम भारतीय लोग हैं, हम सब एक हैं, हम मारेंगे जरूर किसको? ब्रिटिशर्स को। तो माधवराव सेकेंड रिलीज टू शाह आलम सेकेंड फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल, अंग्रेजों के कब्जे से, तो अंग्रेजों की गिरफ्त से शाह आलम सेकेंड को माधवराव फर्स्ट ने क्या किया? रिलीज किया, रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद में शाह आलम सेकेंड गिफ्टेड, शाह आलम सेकेंड खुश हो क्या करते? गिफ्ट देते, किसे? माधवराव फर्स्ट को। क्या देते? अहमदाबाद और कोरा, या तो इलाहाबाद, सॉरी इलाहाबाद और कोरा, दोनों प्लेसेस को ब्रिटिश को दिया जाता। इलाहाबाद और कोरा दोनों प्लेसेस क्या है?
शाह आलम सेकंड ने माधवराव फर्स्ट को दिया। अब थोड़ी सी मिर्ची लगी अंग्रेजों को, क्योंकि जो इलाहाबाद और कोरा अंग्रेजों के गिरफ्त में था, एक तो खुद भी आजाद हुआ, ऊपर से हमारे 2 प्लेस लेके जाके उनको दिया। किसको? माधवराव फर्स्ट को। ये रही बात पहले मराठास और अंग्रेजों के बीच में दुश्मनी का राज। ये पहला। तो वो इंतजार करते बैठे थे कि कब हम हमला करें माधवराव फर्स्ट के ऊपर। तो वहां पे सडनली क्या होता है? द डेथ ऑफ द माधवराव। क्या होता है? माधवराव की डेथ होती, माधवराव का इंतकाल होते उसी मौके पे अंग्रेजों को तो सोने का सुहाग आ गया। अंग्रेजों को एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट पड़ा कि अब हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो जब माधवराव का इंतकाल हुआ तो मराठा फेडरेशन का जो लीडर था, मराठा फेडरेशन, ये भी थोड़ा याद रख, मराठा फेडरेशन क्या होता है सर? तो मराठा फेडरेशन शिवाजी के इंतकाल के बाद में थोड़े अच्छे, उतने अच्छे किंग नहीं आए। उन अच्छे किंग नहीं आने की वजह से तो मराठा किंगडम, जो मराठा किंगडम था, वो मराठा किंगडम 5 फैमिली में बट जाते। कितने फैमिली में बढ़ते? 5 फैमिली में बढ़ते। पहली फैमिली है पेशवाज। पेशवाज कौन है सर? पेशवाज ऑफ पुणे। कहां के हैं नो? पेशवाज ऑफ पुणे। होलकर्स ऑफ इंदौर। कौन सी फैमिली? होलकर ऑफ इंदौर। ओके। गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा। गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा। सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। ओके। नेक्स्ट, भोंसले ऑफ नागपुर। भोंसले ऑफ नागपुर, ये भी याद रंद। नागपुर। अब इंतकाल किसका हुआ? पेशवा ऑफ पुणे। कौन थे पेशवा ऑफ पुणे? माधवराव फर्स्ट। माधवराव फर्स्ट के बाद में 2 लोग इसमें अलग हो जाते हैं। कौन कौन कर बोलेंगे? तो माधवराव के मरने के बाद में नारायण राव। कौन सा राव? नारायण राव पावर को आते। अब ये नारायण राव कौन था सर? ब्रदर ऑफ द माधवराव। माधवराव का ब्रदर था, माधवराव का भाई था। अब इन्हें किंग पे आया, लेकिन ये बात पसंद नहीं थी उसी के कमांडर को, रघुबा को। किसको? रघुबा, जिसे हमें रघुनाथ राव, रघुभा तो बोलो या रघुनाथ राव, रघुनाथ राव को ये बात पसंद नहीं रहती। तो उन्हें क्या करते हैं? नारायण राव को कत्ल करते हैं। ही किल्ड द नारायण राव। देखो किस तरह से सिचुएशन बन रही। नारायण राव को मार दे तो नारायण राव के बाद में मुझे किंग बनाती कर बोल, आज तो आस ही रहेगी नहीं भाई। तुम कितनी भी गद्दारी करो, आज तो रहेगी आपके पास। तो रघुबा क्या कर रहा है? नारायण राव को इसलिए मार रहे कि इन्हें मरने के बाद में हिडनली मारते हैं, हाँ, अंदरूनी तौर पर मारते हैं, ऐसा खुले तौर पर नहीं मारते। समझ में आ रहा है? इतना होने के बाद में जो मराठा फेडरेशन के लीडर थे, मराठा ग्रुप के लीडर थे, मराठा ग्रुप के लीडर थे, उनका नाम था नाना फडणवीस। कौन है? नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस को यह बात पता चलती कि रघुबा ने ही नारायण राव को मारा है। किसने मारा है? रघुबा ने ही नारायण राव को मारा है। तो इसीलिए नाना फडणवीस एक प्लान बनाते। क्या करते? रघुबा को हम मदद करना ही नहीं है, रघुबा को हम पेशवा बनाना ही नहीं है। हालांकि रघुबा अपने आप को पेशवा अनाउंस भी करे रहे थे। तो ये जैसा ही ये बात पता चलते तो नाना फडणवीस ने रघुबा को नीचे उतार के नारायण राव के बेटे, ठीक है, नारायण राव के बेटे माधव राव सेकेंड या तो दुवम, माधव राव सेकेंड को किंग बना दो। अब गुस्सा आया रघुबा को। अब स्टार्ट होती जंग। अभी तक हम कॉजेज में ही पढ़ रहे हैं, अभी तक हमें असबाब में ही पढ़ रहे हैं। तो अब ये सबब समझ में आया, ये सीधी समझ में आए, माधवराव साहिब समझ में आए, माधवराव सेकेंड अभी किंग यहां पे थे। तो रघुबा भाग गया ब्रिटिशर्स के पास। किसके पास भागा? ब्रिटिशर्स के पास भागा। और ब्रिटिशर्स को बोला क्या है? हमको मदद करो साहिब, हमको ये लोग कहीं का ना छोड़े, लूट लिए सालों ने। तो तब ब्रिटिशर्स, यही तो मौका ढूंढ रहे थे ब्रिटिश,
अब बोल दो ना, हाँ मन में लड्डू फूटा। तो ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड टू सपोर्ट द रघुबा और रघुनाथ राव, रघुनाथ को सपोर्ट कर दो। और उस टाइम में अंग्रेज का जो गवर्नर जनरल रहते हैं उसका नाम है वार्न हेस्टिंग्स। कौन रहते हैं? वार्न हेस्टिंग्स। तो हेस्टिंग्स कहता है चलो साहब हम भी तुमको मदद करेंगे, चलो आओ जंग करो। तो ये जो इवेंट्स है इधर लिख दो, इवेंट्स। क्या इवेंट्स है? तो यहाँ पे उनके बीच इनके बीच झगड़े होती होती, तो ये मौका इस्तेमाल करके अंग्रेजी फौज ने मराठा फौज के ऊपर अटैक किया। तो इस बार रघुनाथ राव को क्या बोलती बाकी वाले, पेशवा साहब पुणे, होलकर साहब इंदौर, ये जो भी पूरे लोग क्या बोलते मालूम है? साहब ये हमारे अंदर की बात थी, तो ब्रिटिश के पास क्यों मदद मांगा? तो बाकी के जो चारों पांचों घराने वाले थे उन एक होके लड़ना स्टार्ट करते, नाना फडणवीस सामने आ दो, पूरे लोगों को एक करके मराठा फैमिलीज को। उधर साइड रघुभा और कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। एक तरफ में पूरे मराठा फैमिलीज हैं जो इनको हराने की कोशिश करना। तो शुरुआत में मराठास को अपर हैंड मिलते, मराठास जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंद गद्दारों की वजह से ये जंग हारने की पोजीशन आते। जैसा ही हारने की पोजीशन आते हैं तो मराठास क्या बोलते हैं? हम ट्रीटी करेंगे। कौन सी ट्रीटी? सालाबाई ट्रीटी, हम मुआहिदा करेंगे। साहब सर अंग्रेज क्यों मुआहिदा कर लेते? तो अंग्रेज भी तंग आया रहते। क्यों? मराठा के जो 5 फैमिली थे इनके नाक में दम करके रखे रहते, तो उनको भी रेस्ट चाहिए था। वो भी डर के क्या करते, ठीक है हम भी क्या करेंगे, मुआहिदा करने के लिए तैयार है। मुआहिदे के तहत क्या रूल बन जाते हैं? जो माधवराव सेकंड था वही आगे पेशवा बनेगा, उसको नीचे नहीं उतारेंगे, वही आगे पेशवा बनेगा। और अंग्रेजों को एक सीख मिला कि मराठा के अंदर अभी थोड़ा थोड़ा क्या है, कमजोरी आने लगी। समझ में आ रहा है? इस तरह से मजबूर किया जाता है, इस तरह से उसके आउटकम्स निकलता है। ये आउटकम्स में तुमको इतना ही लिखना है, क्या है? माधवराव जो था वही माधवराव सेकंड पेशवा बन के आगे चला जाते। और यहाँ पे है मराठास के जो अंदरूनी झगड़े थे, वो मराठास के अंदरूनी झगड़े पूरी दुनिया को पता चलती, या तो पूरे हिंदुस्तान भर में पता चलता। तो इसका फायदा सेकंड एंग्लो मराठा वार में ब्रिटिशर्स उठा दो। ठीक है, अब चलो सेकंड एंग्लो मराठा वार में क्या क्या खिंची पकड़ती देखेंगे। एंग्लो मराठा वार सेकंड एंग्लो मराठा वार 1802 से लेके 1805 तक चलता है। यहाँ पे मेन कॉज क्या है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। किनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अंदरूनी झगड़े। तो मराठा जो किंगडम था, मराठा किंगडम के जो अलग अलग खानदान थे, उन खानदानों के बीच में झगड़े होते। कौन वो दो खानदान थे? पहले यहाँ पे दो खानदान ले लो, कौन कौन से? एक होलकर, जिसका होलकर के जो किंग कौन थे? यशवंत राव। कौन थे? यशवंत राव। और यहाँ पे सिंधिया फैमिली थी। कौन सी फैमिली? सिंधिया। तो सिंधिया फैमिली के लीडर कौन थे उस टाइम में? दौलत राम, दौलत राव। एक तरफ यशवंत राव और है, दूसरे तरफ कौन है? दौलत राम है। दोनों लोग आपस में झगड़ते। तो आपस में झगड़ते वक्त क्या है, जो दौलत राम था, उस दौलत राम को उस टाइम में बाजीराव सेकंड पेशवा, बाजीराव सेकंड पेशवा मदद करते दौलत राम ऑफ सिंधिया को। सर बाजीराव सेकंड, वहां पे तो ऑलरेडी माधवराव सेकंड था, तो माधवराव सेकंड की डेथ होती तो माधवराव सेकंड के जगह पे पेशवा कौन बनते? पेशवा बाजीराव सेकंड, द लास्ट पेशवा ऑफ मराठा, मराठा के लास्ट पेशवा है। तो इन्हों बाजीराव सेकंड क्या करते हैं, इस बार दौलत राम को सपोर्ट करते हैं। एक तरफ दौलत राम है अंदरूनी झगड़े में, दूसरी तरफ यशवंत राव होलकर फैमिली है। फिर भी यशवंत दौलत राम हार जाते, यशवंत राव जीत जाते। तो हम जीतेंगे, बड़े भाई छोटे भाई के बीच में झगड़े हो रहे थे, तो अब एक भाई जीत गया उसमें से। तो लेकिन ये यहीं पे नहीं रुकता कॉन्सेप्ट। जो बाजीराव सेकंड था, इन्हें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ब्रिटिश की मदद मांगते, साहेब तुम मुझे मदद दो क्योंकि हमारे लोग हमको मार रहे हैं। इस टाइम में कौन रहते मालूम है? सेकंड वेलेस्ली रहता है।
कौन रहते? वेलेस्ली। तो पहले, ये तो पहले ही मौका बना के बैठा हुआ है कि सब्सिडी एयरलाइंस बना के बैठे हम लोग। सब्सिडी एयरलाइंस कब स्टार्ट होती? 1798 में। जंग कब स्टार्ट है? 1802 के अंदर। आओ साहब, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारा ही इंतजार करते बैठे हुए हैं। तो इन्हें बाजीराव सेकंड जैसा ही जाके ब्रिटिश को मदद मांगता है, तो बाकी सभी मराठा फैमिली क्या बोलती मालूम है? ये हमारा अंदरूनी झगड़ा था। तो बाजीराव क्यों गया उनके पास, ब्रिटिशर्स के पास? हम मार के मरेंगे तो जरूर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को क्यों मदद मांगा? तो सब मराठा फैमिली एक तरफ हो दो। तो बाजीराव सेकंड और ब्रिटिशर्स एक तरफ, मराठा पूरे फैमिलीज एक तरफ है। तो ये कॉजेस चलता। अभी जंग में क्या होते? तो जंग में ये लोग जैसा वेलेस्ली क्या बोलते? वेलेस्ली एडवांसेज बोलते, देखो साहब बाजीराव सेकंड, हम तुमको ऐसे ही मदद नहीं करेंगे, तुमको क्या कबूल करना पड़ेगा? बेसिन ट्रीटी, एक अग्रीमेंट बना लेंगे, उस अग्रीमेंट के हिसाब से तुमको क्या है? सब्सिडियरी अलायंस को कबूल करना पड़ेगा। क्या करना है? अलायंस को कबूल करना पड़ेगा। अगर तुम आयदे मुआयनत कबूल करेंगे तभी तुमको हम मदद करेंगे जंग के अंदर, वरना नहीं। इन्हें पहले से भी अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता। इन्हें बोलते हैं यस, मैं सब्सिडी अलायंस कबूल करता हूं, मैं आयदे मुआयनत कबूल कर लेता हूं, तो चलो दोनों जने मिला को मारेंगे। तो पूरे जने जब मिला के आते हैं, तो यहां पे 1803 के अंदर जंग होती। कब तक? 1803 से लेके 1805 तक जंग होते, जिसके अंदर पूरे मराठास हारते हैं या तो शिकस्त खाते। अंग्रेजों की जीत होती। जीत के हिसाब से बाजीराव सेकंड को क्या बनाया जाता है आउटकम के अंदर? बाजीराव बिकेम द पेशवा। बाजीराव बिकेम द पेशवा, बाजीराव को पेशवा कंटिन्यू किया जाता। अब सब्सिडी अलायंस कबूल के अंदर इन्हों आ गए, पूरे मराठा फैमिली हार गए, मार खा गए, मार खा गए। तो अभी भी नाना फडणवीस इसे अपोज करते रहते। समझ में आ रहा है आउटकम्स? तो आउटकम के बाद में फिर एक ट्रीटी होती जिसका नाम है बेसिन। याद रख लो, जो पहली वाली ट्रीटी थी उसी ट्रीटी को आगे बढ़ा दी उन्होंने। आगे बढ़ा को क्या बोलते हैं? तुमको क्या चाहिए हम देंगे, और एक बार तुम झगड़े नहीं निकलना है, या तो शिकस्त, या तो हमारे साथ जंग करने की कोशिश मत करना है। तो ऐसे आउटकम्स बाहर निकल के आता। तो कॉजेस तो पहले ही थे, इंटरनल मामला हो रहा था, दो लोग पहले आपस में लड़ रहे थे, ये इंसान उसे बड़ी जंग बना दो आगे जाके। समझ में आया? अब रही बात तीसरी एंग्लो मराठा वार, शॉर्ट एंड स्वीट है, यहीं पे समझ लेंगे उसे। वो 1817 से लेके 1880 तक चलते। अब यहाँ पे पेशवा कौन था? बाजीराव सेकेंड। अभी बाजीराव सेकेंड क्या करते हैं? ट्राई टू सीकिंग इंडिपेंडेंस, सीकिंग इंडिपेंडेंस। जो बाजीराव सेकेंड है, सेकेंड एंग्लो मराठा की जंग के अंदर क्या करना चाहता था? अंग्रेजों की मदद लेना चाहता था। वही बाजीराव सेकेंड उनके जुल्म की वजह से आजाद बचना चाहता था और सब्सिडी अलायंस से बाहर आना चाहता था। पहला कॉज थर्ड एंग्लो मराठा वार के लिए। अब आजाद बचना चाहता था, हमारा बादशाह जब आजाद बच रहे, हम भी सपोर्ट करेंगे। तो उसमें कौन सपोर्ट करते? अप्पा साहेब। इन्हों कहा के सर अप्पा साहेब? बोले तो नागपुर के किंग रतन है क्या नहीं, नागपुर के भोंसले अप्पा साहेब एंड मल्हर राव, मल्हर राव होलकर। होलकर फैमिली के मल्हर राव आगे आते हैं सामने, लेकिन ब्रिटिश फौज मल्हर राव होलकर और अप्पा साहेब दोनों को भी मार भगाते। मार भगाने के बाद में अब मराठा फैमिली सेकंड बाजीराव को सपोर्ट करने की कॉन्सेप्ट में नहीं है। तो बाजीराव सेकंड गुस्से में आके क्या करते हैं? 1817 के अंदर पूना के अंदर जो रेसिडेंट है, इसके दरबार में जो रेसिडेंट था, उस रेसिडेंट को जिंदा जलाते ऑफिस के अंदर। He burnt alive every पूना रेसिडेंट, पूना रेसिडेंट को जिंदा जला दे। तो पूना रेसिडेंट्स को जिंदा जलाने के बाद में ब्रिटिशर्स को गुस्सा आके ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं। इन द ईयर 1818 दो जंगे चलते हैं, अस्थि एंड कोरेगांव। कौन से? अस्थि एंड
कोरेगांव। तो ये ऑस्ट्रिया एंड कोरेगांव की जंग में बाजीराव सेकंड को 2 बार हराया जाता। कितने बार? 2 बार हराती बाजीराव सेकंड को। तो तब बाजीराव सेकंड मजबूर होके लास्ट में हार हार जाते। हारने के बाद में यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, कोई ट्रीटी नहीं है। तो उल्टा क्या होते आउटकम्स का आंसर ये जंग के अगर बोले तो ये जंग के आउटकम पहले है। पेशवा जो पोस्ट था उस पोस्ट को कैंसिल किया गया। तो इतना पेशवा पेश को रद्द किया गया करने को महाराष्ट्र में खलबली भी मची। पूरे महाराष्ट्र के लोग या तो पूरे मराठी लोग क्या अपोज करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब इनको शांत रखने के लिए ब्रिटिशर्स फिर एक पैंतरा अपनाते। क्या है? शिवाजी के खानदान में आने वाले द शिवाजी के डिसेंडेंट्स थे, उनका नाम था प्रताप सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह को क्या करते हैं ना, एक ट्रेडिशनल लीडर बना दो, एक सकाफती लीडर बना के, रहनुमा बना के छोड़ देते। तो मराठा इस तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आया। तो और डिटेली जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इतना इस HSR के लिए इतना काफी है, ज्यादा या तो SSLC के लिए इतना काफी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। HSTR हो, GPSTR हो, तो SSLC के लिए इतना काफी है। अगर और ज्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, फिर उसे हमें डिटेली बनाएंगे, फिर एक वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत डिटेली समझ में आया होगा। अगर आपको डिटेली समझ में आया तो कमेंट करना क्यों कंजूसी करते साहब? कुछ तो सपोर्ट करो, कुछ तो कमेंट करो, बेजार मत लो। आपका एक कमेंट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो हमारे लिए एक सांस के बराबर काम कर दो। तो कुछ तो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं जिससे उनको फायदा हो रहा। ठीक है, आपको हमारा चैनल पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।